भारत के जर्रे जर्रे पर भारत में रहने वाले तमाम देशवासियों का अधिकार है। भारत के तमाम सारे संसाधनों पर भारत में रहने वाले नागरिकों का हक अधिकार है। और यह बात इस देश का संविधान भी कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बावजूद इसके आज़ादी के 70 सालों के बाद भी कई जन समूह ऐसा है, कई समुदाय ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि उन्हें उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, प्रतिनिधित्व नहीं मिला और वो मुख्य धारा से दरकिनार है। और ऐसे ही एक समूह के बारे में, ऐसे ही एक समाज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इस बात को जारी रखने के लिए, इस चर्चा को जारी रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत पोयाम सर। हम स्वागत करेंगे पोयाम साहब का। आपको बता दें साथियों कि हेमंत पोयाम सर यह सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक भी है, साथ ही फुले शाहू बाबा साहब आंदोलन के वाहक है और बहुजन समाज पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। तो सर आपका स्वागत है। जय भीम। आपके चैनल पर आने का आपने मौका दिया और आपका बहुत बहुत जय भीम करते हुए मैं हेमंत पोयाम, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़। और आप जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का संपूर्ण प्रदेश में दौरा करते हैं और छत्तीसगढ़ जो है यहाँ एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, तो ऐसे में आप जिस प्रकार दौरा करते हैं और इस सामाजिक सोशल मूवमेंट में आप काम करते हैं, तो आप संपूर्ण आदिवासी समाज की स्थिति को किस प्रकार से देखते हैं? तो ये मैं जानना चाहूँगी कि आप यह बताएं कि किस प्रकार से आज यह जो आदिवासी जनसमूह है वो मुख्यधारा से दरकिनार कैसे रह गया? क्या किस चीज़ का यह दोष है? इस संबंध में मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो पिछड़ा शब्द को परिभाषित करने की ज़रूरत है। और अगर हम सहरिया नज़रिए से देखेंगे आदिवासी समाज को तो पिछड़ा नज़र आता है, लेकिन अगर आदिवासी की नज़रिए से देखें तो आदिवासी एक अपने जीवन से संतुष्ट है। उसके पास साफ़ सुथरा हवा है, जंगल है, पानी है और उसके पास खाने के लिए प्राकृतिक चीज़ें हैं जो प्रकृति ने उसको दिया है, फल है, हर चीज़ है। लेकिन मैं ये इस सवाल को थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहता हूँ कि हमको ये चिंतन करना चाहिए कि आदिवासी समाज संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी पिछड़ा क्यों, इसकी जगह में हम लोगों को ये इसको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आदिवासी समाज संविधान लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी असुरक्षित क्यों। तो मेरा ये कहना है कि आज़ादी के बाद हर समाज का, हर वर्ग का, हर जाति, हर धर्म का इस देश के अंदर में उतना ही अधिकार है जितना आदिवासियों का है। और सभी लोगों के जान माल की रक्षा सुरक्षा का भी उतना ही प्रयास होना चाहिए इस देश के, प्रदेश के शासन के द्वारा। लेकिन आदिवासी समाज आज असुरक्षित क्यों है? आज आदिवासी समाज मारा जा रहा है, आदिवासी समाज रोज़ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो इस पर चिंतन होना चाहिए। बाकी खाने पीने की चीज़ है या उसके लिए जो जिंदा रहने के लिए चीज़ है, वो सब चीज़ उसको प्रकृति ने दिया है, जहाँ भी है, जैसा भी है वो अच्छा है। लेकिन आदिवासी समाज आज भी असुरक्षित है। कभी उसको मैं बस्तर के जैसे क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ तो कभी उसको नक्सली के नाम से मारा जा रहा है, कभी पुलिस के नाम से मारा जा रहा है। इस तरह से दोनों तरफ से आदिवासी आज यहाँ पे जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी आदिवासी जो है आज सुरक्षित है, इस पर चिंतन होनी चाहिए। बाकी अगर कोई भी समाज, कोई भी जाति वर्ग सुरक्षित रहेगा तब उसके विकास की या पिछड़ेपन की बात किया जाए। तो आदिवासी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको सुरक्षित कैसे रहे, इस पर चिंतन किया जाए। आज आदिवासी समाज अपने आप को भारत देश के आज़ाद होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, इतने वर्षों के बाद भी
असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए इस पर ज़्यादा चिंतन करना चाहिए समाज के लोगों को, बुद्धिजीवियों को, नेताओं को, और इसका स्टडी करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। कि समाज के मतलब आदिवासी समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था के तरफ और इसीलिए समाज जो है वो असुरक्षित है। यही आप बताना चाह रहे थे। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि तो फिर क्या आदिवासी समाज के सुरक्षित रहने के लिए क्या संविधान किसी प्रकार का उन्हें विशेष अधिकार वगैरह देता है या नहीं देता? क्या इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि आदिवासी समुदाय जो है संपूर्ण देश के अंदर है, अलग-अलग राज्यों में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में भी है, विदर्भा में है। तो इतना बड़ा जनसमूह है, तो क्या इनकी सुरक्षा का ख़याल संविधान ने नहीं किया है क्या? आपका जो प्रश्न है कि आदिवासी समाज की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान क्या कहता है, तो भारत के संविधान में आदिवासियों के रक्षा सुरक्षा के लिए, उनके हक अधिकार की रक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। संविधान, भारत के संविधान में अनुच्छेद 330 और 332 का जो प्रावधान है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से लोकसभा में और विधानसभा में सीटों का रिजर्वेशन है जनसंख्या के अनुपात में, उसमें उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 334 भी इसी का एक प्रावधान है आरक्षण का। और आदिवासियों के लिए भारत के संविधान में और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा जो एक प्रोविज़न है जो उनके हक अधिकार को सुरक्षा देता है, वो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) क, जिसमें कहता है कि रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। यानी कि जो आदिवासी समाज जिस तरह से शासित होता है अपने परंपराओं से, रूढ़ी प्रथा से, उसको भारत का संविधान एक विधि का मान्यता देता है। जिस तरह से लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, उसी तरह से परंपरागत ग्राम सभा की जो रूढ़ी प्रथा है उसको जो है अनुच्छेद 13(3) क विधि का बल उसको देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19(5) भी इसी तरह का एक प्रावधान है कि बाहरी जो व्यापारी है, जो दूसरे लोग हैं, ठेकेदार हैं, सेठ हैं, जो रूढ़ी प्रथा से शासित नहीं होते हैं, उनके लिए अनुसूचित क्षेत्र में कोई व्यापार करना, उद्योग धंधा स्थापित करना बगैर परंपरागत ग्राम सभा की अनुमति के उसको करने का अधिकार नहीं है। ये भी आदिवासियों के एक स्वशासन के लिए एक प्रावधान है। और 5वीं अनुसूची के अनुसार जो अनुच्छेद 244(1) है, ये भी बहुत अच्छा आदिवासियों के लिए प्रावधान है, जिसमें उनको स्वशासन का अधिकार मिला हुआ है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 275 स्पेशल कंपोनेंट प्लान और TSB ट्राइबल सब प्लान के लिए जो है केंद्र शासन जो है अनुदान देती है राज्य शासन को। ये अनुच्छेद 275 भी एक स्पेशल आदिवासियों के लिए ही बजट में अलग से प्रावधान करने का एक व्यवस्था करने के लिए आदेश किया हुआ है भारत के संविधान में आदिवासियों के विकास के लिए। और अनुच्छेद 335 विभिन्न सेवाओं में पदों का आरक्षण है ST/SC के लिए। तो इस तरह से भारत के संविधान में हालांकि बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन वो कितना हकीकत में मिल रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। और हकीकत में आप देख रहे हैं कि ये सब होने के बावजूद भी आज आदिवासी समाज किस हालत में है और किस तरह से उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार
लगभग 10.5 करोड़ आबादी आदिवासी समाज की बताई जाती है, जो कि पूरी जनसंख्या का 8.5% के लगभग है। और उसके बाद भी भारत का संविधान लागू होने के बाद भी और आगे जो सरकारों ने भी बहुत सारे कानून बनाए, जो एक तरह से कागज़ में बने हुए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013, और पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पेशा, जिसको कहते हैं पेशा कानून 1996, ये भी बना हुआ है। और भारतीय संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची तो ये सब लोग जानते ही हैं। तो आदिवासियों के विकास के लिए बहुत सारे कानून भारत संविधान बना हुआ है, भारत के संविधान में दिया हुआ है। अब ये है कि वो हकीकत में लागू कहाँ तक हुआ और क्या स्थिति है, इसको ज़रूर चिंतन मनन होना चाहिए। भारत का संविधान आदिवासियों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे प्रावधान करके उसमें रखे गए हैं भारतीय संविधान के निर्माताओं ने। तो ये सब है लिखित में। बाकी ये है कि एक सही अगर सरकार होती आदिवासियों की हितैषी, तो ये सब लागू होते हकीकत में, तो बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता था। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि विशेष अधिकार तो जैसे दिया हुआ है, लेकिन उसका मतलब उसका पालन नहीं होने से। लेकिन एक और बात, जैसे कि आप बस्तर के पास रहते हैं और आए दिन हम आदिवासी जनसमूह का जो नरसंहार है, वो हम अखबारों में हमेशा पढ़ते हैं। ऐसे में चाहे वो आदिवासी हो या फिर गैर आदिवासी हो या फिर तमाम इस देश का बहुजन समाज हो, वो भी आज तक उन्हें ये नहीं समझ में आया कि 5वीं और अनुसूची एग्जैक्ट क्या है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को 5वीं और 6वीं अनुसूची को थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएं, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करूंगी। जैसा कि आपका सवाल है कि भारतीय संविधान में जो 5वीं 6वीं अनुसूची है, आसान भाषा में अगर उसको बताएं तो हमको इस जो कानून है, इस कानून के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय संविधान में आखिर 5वीं 6वीं अनुसूची क्यों डाली गई और आदिवासियों को स्पेशल अधिकार देने के पीछे का कारण क्या है। तो इसकी अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में जब इस देश के अंदर में अंग्रेज़ लोग आए, तो अंग्रेज़ों की जो नीति थी कि यहाँ के ज़मीन को अधिग्रहण करके अपने कानून जो है वहाँ पे लागू करना, वहाँ के निवासियों के ऊपर लागू करना। तो अंग्रेज़ों की ताकत को देख करके या उनकी नीति को देख करके या उनके द्वारा जो भी कानून लागू करने का प्रयास हर जगह किया गया, तो यहाँ के रहने वाले राजे रजवाड़े, यहाँ के दूसरे जातियों के लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ में एक तरह से समझौता कर लिया, सरेंडर हो गए। उन्होंने जो भी कानून बनाया, लागू किया, तो उसको मानने लगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने देखा कि आदिवासी लोग क्यों हमारे कानून को नहीं मानते हैं, हम लोग उनकी ज़मीन लेना चाहते हैं तो वो लड़ते हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अंग्रेज़ों ने जब इतिहास का अध्ययन किया इस देश के अंदर का, तो उनको पता चला कि भारत देश का असली अगर मूल निवासी कोई है तो आदिवासी है, और वो जो है अपनी ज़मीन छोड़ने वाला नहीं है। भले वो जान दे देगा लेकिन अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ेगा। तो अंग्रेज़ों की नाक में भी दम कर दिया आदिवासी लोगों ने। उस समय जब हूल आंदोलन चला, संथाल विद्रोह चला, तो अंग्रेज़ों को समझ में आया कि इनसे हमको
लड़ना नहीं है, इनसे जीतने भी नहीं होगा और ये अपने ज़मीन को छोड़ेंगे भी नहीं, मर जाएंगे लेकिन ज़मीन को छोड़ेंगे नहीं। तो अंग्रेज़ों ने उस समय सन 1874 ईस्वी में एक कानून बनाया था, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट। उसमें उन्होंने बनाया कि हमारा जो बनाया हुआ कानून है, हम अगर कुछ कानून बनाते हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं करेंगे, आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं करेंगे। इस तरह से आदिवासियों को उन्होंने उसी समय ही स्वतंत्र कर दिया था। और यही जब भारतीय फर्स्ट इंडिया एक्ट जब बना 1919 में, उस समय भी सेक्शन 52A में इस प्रावधान को रखा गया। और 1935 में जब सेकेंड इंडिया एक्ट बना, उसमें भी सेक्शन 91-92 को डाला गया, जिसका अर्थ है कि वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र। तो इस तरह से जो वर्जित क्षेत्र है वो छठी अनुसूची के रूप में भारतीय संविधान में आज भी है, और जो पांचवी अनुसूची के रूप में आंशिक वर्जित क्षेत्र, ये भी भारत के संविधान में आज भी मौजूद है। तो भारत का संविधान ये कहता है कि आदिवासी अपने रूढ़ी प्रथा से शासित होता है। उनकी जो अनूठी भाषा बोली संस्कृति है, वो किसी धर्म से उसको मतलब नहीं है। आदिवासियों के ऊपर किसी धर्म को थोपना उचित नहीं है। उनका अपना पूजा पद्धति है, उनकी अपना रीति रिवाज है, वो उससे ही शासित होते हैं, उसको ही मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, और उस पर दूसरे लोगों का हस्तक्षेप जो है ये नहीं होना चाहिए। ये आदिवासियों को स्पेशल जो है पांचवी अनुसूची जो बस्तर में भी लागू है, छत्तीसगढ़ में, और सरगुजा संभाग में भी लागू है, और छत्तीसगढ़ के अधिकांश ट्राइबल क्षेत्रों में पांचवी अनुसूची लागू है। और उसका ये कहना है पांचवी अनुसूची का कि भारत सरकार का कोई भी कानून आदिवासी क्षेत्रों में बगैर ग्राम सभा, परंपरागत रूढ़िगत ग्राम सभा के परमिशन के बगैर लागू नहीं होना चाहिए। ये इसी बात का प्रमाण है कि आज भी आदिवासी समाज जहाँ जहाँ है वहाँ जल जंगल ज़मीन बचा हुआ है, और जहाँ पांचवी अनुसूची लागू नहीं है वहाँ पर पूरा जंगल ख़त्म हो गया, पूरा उद्योग लग गए, पूरे वहाँ वातावरण प्रदूषण बढ़ गया है, और लोगों का वहाँ सांस लेना दूभर हो गया है। और जो है जो ये कई तरह की बीमारियां हैं जो शहर के लोगों के द्वारा आज दुनिया में फैली हुई है, ये सब जो है प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से ये कई तरह की महामारियां फैली हुई हैं। तो पांचवी अनुसूची जहाँ लागू है वहाँ पर आदिवासी आज भी जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित बचा के रखा हुआ है। और आप लोग जो अभी देख रहे हैं कि बस्तर में, बीजापुर, सुकमा जिले के बॉर्डर पर जो सिलगेर गांव में अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 3 आदिवासी मारे गए, तो वहाँ क्या हो रहा था? आदिवासी वहाँ पांचवी अनुसूची के तहत ये मांग कर रहे थे कि सरकार जो है यहाँ पर पुलिस कैंप खोल रही है, सीआरपीएफ की कैंप खोल रही है, बगैर ग्राम सभा की अनुमति के नहीं होना चाहिए। इसका विरोध करने के लिए उन्होंने संवैधानिक तरीके से पांचवी अनुसूची के प्रावधानों के तहत उसमें उसका विरोध करने का काम किया, लेकिन सरकार ने जो है इस पे आदिवासियों की आवाज़ को न सुन करके उनके ऊपर गोलीबारी करने का काम किया, और 3 आदिवासी उसमें जो है मारे भी गए हैं। तो इस तरह से जो है पांचवी अनुसूची ये कहती है कि बगैर आदिवासियों के परमिशन के इस तरह के किसी भी तरह की घटना कोई भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ फैक्ट्री लगाना है, उद्योग लगाना है, ज़मीन अधिग्रहण करना है, कुछ भी करना है, बगैर आदिवासियों के सहमति के नहीं होगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ कानून भी बनाती है तो उसको भी बगैर राज्यपाल के अनुमोदन के वो लागू नहीं होगा। और आदिवासी सलाहकार परिषद एक बनाना ज़रूरी है, वो उसके पास भी वो कानून का ड्राफ्ट को भेजना पड़ेगा। अगर वो ऐसा मानती है कि ट्राइबल क्षेत्रों में, पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में भी ये कानून लागू करने लायक है, तब वो कानून लागू होगा। लेकिन आज जो है सरकारें खुलेआम जो है पांचवी अनुसूची की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही हैं, और आज पूरा बस्तर, इसी की वजह से आज पूरा बस्तर जल रहा है, और आज जो है आदिवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए जो है
इस तरह से पूंजीपतियों के इशारे पर जो सरकारें 5वीं अनुसूची का उल्लंघन करते हुए लगातार आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन पर अतिक्रमण करते हुए वहां पर बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने स्थापित करके आदिवासियों को विस्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। इसीलिए आज जो है बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र में एक तरह से बस्तर को आज़ाद करने की मांग भी उठने लगी है। यानी कि बस्तर जो है उसको अलग राज्य बना दिया जाए, अलग पृथक कर लिया जाए। यानी कि आदिवासी जो है आज इस जो है इस तरीके से जो सरकारें नीति अपना रही हैं उससे त्रस्त होकर के जो अलगाववादी एक तरह से मूवमेंट चालू हुआ है, जिसको नक्सलवाद नाम दे करके आदिवासियों को भी इसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रताड़ित करने का काम होता है। ये इसका कारण वही है। अगर ये विरोध की स्वर उठे हैं तो ये सरकारों की पूंजीवादी नीतियों की वजह से और 5वीं अनुसूची का सही तरीके से पालन नहीं करने की वजह से ये समस्या पैदा हुई है। और इसको जो है कि सरकार बंदूक के दम पे हल करने का प्रयास कर रही है, जो कि कतई भी संभव नहीं है। ये विचारधारा जो है कि विचारधारा की जो लड़ाई है उसको विचारधारा से विचारों को परिवर्तन करके ही खत्म किया जा सकता है। तो इस तरह से जो सरकारें 5वीं अनुसूची का उल्लंघन कर रही हैं, जिससे आदिवासी समाज आज बहुत ही खतरे में है और उसका अस्तित्व ही खतरे में है। इस तरह से 5वीं अनुसूची बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको सही व्याख्या नहीं होने की वजह से आज जो है पूरी अनुसूचित क्षेत्र में माहौल खराब हो गया है। उसके लिए ये जो सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को, उनकी जो पूंजीवादी नीतियां जिम्मेदार हैं। तो सर मतलब ऐसा हो रहा है कि हमारे लोकतंत्र का दुरुपयोग भी हो रहा है और हमारी जो वोट को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इससे भी जो ट्राइबल कम्युनिटी को समस्या हो रही है। लेकिन एक और बात है, जैसे कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनके सांसद और विधायक जो है ये जो चुनकर जाते हैं, तो ये भी सदन में इन जैसे अभी बस्तर में जो आपने बताया कि हुआ, तो ऐसी घटनाओं पर वो भी मुंह नहीं खोलते हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण? आदिवासी समाज के रिजर्व सीटों से जीत कर गए हुए विधायक सांसद समाज का काम क्यों नहीं करते, समाज के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? इस सवाल का जवाब तो यही है कि समाज का काम तो वही करेगा जो समाज के सहयोग से, समाज के बुद्धि से, समाज के ताकत से, समाज के द्वारा दिए हुए पैसे से जीत के जाएगा। यही बात मान्यवर साहब कांसीराम जी ने अपने संघर्ष के दौरान कही थी कि जो सहारा देता है वो इशारा भी करता है। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी, इन दोनों पार्टियों के ऊपर भारत देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का ज़बरदस्त प्रभाव है। ये पार्टियां इन्हीं के चंदों से चलती हैं, चाहे वो टाटा, बाटा, अंबानी, जिंदल, मित्तल, डालमिया, जितने भी बड़े बड़े कारपोरेट जगत के लोग हैं, उन लोगों ने इन पार्टियों को हाईजैक कर लिया है और उन्हीं के द्वारा दिए हुए आर्थिक सहयोग से ये पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और पानी की तरह पैसा बहाने का काम करती हैं। चुनाव के दौरान आप लोग देखेंगे कि हमारे समाज के वोटर को, मतदाता को प्रभावित करने के लिए दारू पिलाना, पैसे बांटना, कंबल बांटना, साड़ी बांटना, मुर्गा भात, बकरा भात, ये जो संस्कृति है ये कांग्रेस बीजेपी की देन है और ये हमारे आदिवासी समाज के लोगों को बड़े तेज़ी से जो है इस बीमारी से ग्रसित कर रहे हैं और चुनाव के समय एक तरह से उत्सव का माहौल बना दिया जाता है कांग्रेस बीजेपी के द्वारा। और अपने समाज के लोगों ये सोच ही नहीं पाते हैं कि लोकतंत्र में उनका क्या अधिकार है और वोट का अधिकार उनको क्यों मिला है। चुनाव के समय ये पार्टियां पानी की तरह पैसा बहाती हैं और अपने समाज को लोकतंत्र का क्या अर्थ है, वोट का अधिकार का मतलब क्या है, उसको कभी भी जानने नहीं देती हैं। और ये कांग्रेस बीजेपी की एक बहुत ही छुपा हुआ एजेंडा है, षड्यंत्र है। अगर इस देश का मूल निवासी समाज, अगर इस देश का आदिवासी समाज, अगर इस देश का पिछड़ा समाज, अगर इस देश का
अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और सर्व समाज के जो इस देश के गरीब लोग हैं, अगर लोकतंत्र में अपने वोट के अधिकार के महत्व को जान गए तो ये लोग आपस में एकजुट होकर के खुद की सरकार बना लेंगे और संविधान में इनके लिए आगे बढ़ने के लिए जो प्रावधान है उसको अपने आप स्वयं लागू करेंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने जीते जी कहा था, यह मेरे गरीब किसान मजदूर समाज के लोगों, आप लोग की जनसंख्या इस देश के अंदर में ज़्यादा है, आपके वोट भी ज़्यादा हैं। अगर आप लोग अपना स्वयं की मेहनत से, स्वयं की ताकत से, स्वयं के पैसे से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाओ तो आपकी कोई भी समस्या इस देश के अंदर में नहीं रहेगी, सभी समस्याओं का जड़ सहित समाधान हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी की, तो ये पार्टियां चंद मुट्ठी भर जो पूंजीपति लोग हैं उन लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाई है और इन पार्टियों की सरकारें जब तक बनती रहेंगी, चाहे वो आदिवासी समाज का विधायक बने, चाहे एससी का बने, चाहे ओबीसी का बने, चाहे अल्पसंख्यक का बने, इन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये जो है जिनके सहयोग से जीत के जाते हैं उनके ही इशारे पे काम करते हैं। इसलिए मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कहा था कि आप लोग का एक झंडा, एक पार्टी, एक नेता होना चाहिए और आप लोग अपने स्वयं के उसमें टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी लगा करके उस संगठन को चलाओ और एक दिन जो है अपने दम पे सरकार बनाओ तो आप लोग जो है अपने हर प्रकार की समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हो। इसीलिए जो है मेरा कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस से जीत कर जाने वाला विधायक सांसद कभी भी अपने समाज का भला नहीं कर सकता, वो क्योंकि पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली है, वो स्वयं के उसके पास कुछ सोचने समझने या निर्णय लेने की क्षमता उसमें नहीं है। सर ऐसा मतलब लोकतंत्र के माध्यम से ही जो है हमारे समाज के अंदर इस प्रकार से एजेंट और टूल्स ऐसे निर्माण हो गए कि वो अपने समाज के प्रति ईमानदार नहीं है, बल्कि वो जिनके टिकटों पर लड़ते हैं वो उनके प्रति ईमानदार है और उनके साथ साथ उनके भी एजेंडे पर काम करने के लिए वो ईमानदारी से वो उनके एजेंडे के लिए काम करते हैं, ना कि समाज के एजेंडे पर। तो सर ऐसे में मैं आपको यह पूछना चाहूंगी कि तो फिर अब लोकतंत्र में आपको क्या लगता है कि ये तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए फिर और दूसरा उपाय क्या है? आप क्या सोचते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं? डेमोक्रेटिक देश में, लोकतांत्रिक देश में हर समाज की जो समस्या का समाधान है वो लोकतंत्र में है। ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन भर के अनुभव से ये सीखा कि अगर इस देश का गरीब किसी भी तरीके से अपना समस्या का समाधान कर सकता है तो वो है लोकतंत्र से। इसलिए उन्होंने वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ी और इस देश के अंदर में आदिवासियों के लिए भी वोट का अधिकार मिला हुआ है और उस वोट को सही उपयोग करना अगर हम लोग सीख गए तो हम लोग जो है इतने खुशहाल हो जाएंगे, इतने हम लोग आबाद हो जाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। और छत्तीसगढ़ जैसे जगह में जहाँ दुनिया का एक नंबर का लोहा है, यहाँ कोरंडम है, यहाँ टीन है, यहाँ कोयला है, यहाँ पर जंगल है, सागौन है, इमारती लकड़ी है, हर प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। लेकिन चूँकि लोकतंत्र में हमको मिले हुए वोट के अधिकार का सदुपयोग करना हम लोग अभी तक नहीं सीखे और जो है लालच में आकर के हम लोग कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां जो पूंजीपतियों के पैसे से चुनाव लड़ती हैं उनको जो है अपनी वोट दे करके सरकार बनाने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग जो है आज भी मार खाने का काम हमारा समाज कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर इस लोकतांत्रिक देश में अगर अपनी समस्याओं का जड़ सहित समाधान करना है तो हम लोगों को राजनीति के ताकत को समझना पड़ेगा। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे आप हर प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हो, और इसके लिए मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर हम लोगों के लिए, इस देश के गरीब लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी बना के दिया, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, नीला झंडा इसका निशान है। तो नीला झंडा हाथी निशान के बैनर तले अगर हमारा इस देश का गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सर्व समाज के गरीब लोग इस झंडे के नीचे एकत्रित हो जाते हैं और आने वाले समय में अगर बहुजन समाज पार्टी को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करते हैं तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन करके दिखा दिया कि सम्राट अशोक के शासन के बाद में अगर इस देश में बहुजनों का कोई शासन आया, जनप्रिय सरकार कोई बनी, लोक कल्याणकारी सरकार बनी, तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। तो उसी तरह से हम लोग जो है दोबारा हम लोग इस देश के अंदर में शासक बन सकते हैं, इज्जत के साथ
ज़िंदगी जी सकते हैं वो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा संभव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इस देश के गरीब, दलित, मजदूर, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, सर्व समाज के गरीब लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आने का काम करें और अपनी समस्याओं का अंत करने के लिए इस अभियान में हिस्सा बने और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही हम सबकी समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल सर, काफी अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है कि वोट के अधिकार का जो सही इस्तेमाल करना जब बहुजन समाज सीख जाएगा तो हमें अपने आप जो है समस्या हमारी सुलझ जाएगी। और वही आपकी कही हुई बात पर मुझे ये भी याद आया कि बहुजन समाज पार्टी अक्सर यह कहती है कि हमारा अपना कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। भारत का जो संविधान है वो जो कहता है उसी चीज में हम काम करने में विश्वास रखते हैं, तो भारत का संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। तो धन्यवाद सर। और मैं अंत में यह हम आखिरी पड़ाव पर है तो मैं यह चाहूंगी कि एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और एक सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते और फुले शाहू बाबा साहब कांशीराम साहब की मूवमेंट का आप हिस्सा हो, तो आप तमाम बहुजन समाज के लोगों को, इस देश के SC ST OBC समाज को एक संदेश दे। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अंत में मैं अपने बहुजन समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को, कि इस देश के अंदर में अगर RSS की और BJP की सरकार जो इस देश के अंदर जाति उन्माद, धार्मिक उन्माद पैदा करके भाई भाई को लड़ा करके शासन हासिल की है, सत्ता हासिल की है, उसको अगर कोई विचारधारा खत्म कर सकती है तो अम्बेडकरवादी विचारधारा है। अम्बेडकरवादी विचारधारा इस देश के सभी लोगों के लिए समतामूलक समाज व्यवस्था बनाने की विचारधारा है। किसी के प्रति, किसी वर्ग के प्रति, जाति के प्रति नफरत फैलाने वाली व्यवस्था या विचारधारा नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश के अंदर में एक सशक्त नेतृत्व हम बहुजन समाज के लोगों के लिए स्थापित है। बहन जी के ताकत को मजबूत करने के लिए आप सभी लोग BSP के साथ जुड़ने का काम करें और BSP और बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। इसी में हम सब की भलाई है और हम लोग जो है भारत के संविधान में हम सब के लिए सुरक्षा का प्रावधान है, उसके लिए एक सही शासक का होना जरूरी है। जो मोदी जी जैसे झूठ बोलने वाले और जो है अज्ञानता के आधार पर जिस तरह से वो बोलते हैं कुछ भी, उस तरह से जो है एक राजा होना देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। आज पूरा देश जल रहा है, आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, आज देश की इकोनॉमी गिर रही है। तो ऐसे में अगर कोई उम्मीद की किरण है तो एकमात्र माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी और BSP के ऊपर विश्वास करिए और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ करके आप लोग जो है इसमें इस आंदोलन में शामिल होइए और आने वाले समय में इस देश को एक विश्व गुरु और सोने की चिड़िया जो कहलाता था भारत देश, उसको दोबारा स्थापित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी का साथ दें और लोकतंत्र में आज जो है अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए, वोट की ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से भारत देश को एक बहुत अच्छा एक विकसित देश बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ आप लोग आएंगे, ऐसी आशा उम्मीद आप लोग से करते हुए मैं अपनी बात विराम देता हूँ। जय भीम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।